आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के प्रश्नों का व्याख्या किया जा चुका है। आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है, उसके अलावा खाली स्थान और सही गलत तथा उसके साथ साथ जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सबका व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न के साथ साथ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना करके दिखाया जाएगा। जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी बातों को भी बताया जाएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ख, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। अब ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जो सोडियम धातु होता है वह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर उसे ऐसे ही रखेंगे तो यह जल्दी रिएक्शन करेगा और आग पकड़ने का डर रहता है। इसी वजह से रिएक्शन न कर ले, इसी वजह से हम लोग इसे केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। और बात करें सोडियम के, तो सोडियम के संकेत होता है Na। आपको सभी तत्वों के संकेत याद होना ही चाहिए और साथ ही साथ बहुत ऐसे कम से कम 50 तत्वों के आपको संकेत के साथ साथ उसका परमाणु संख्या भी याद होना ही चाहिए। तो सोडियम का संकेत हो गया Na और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या हो गया 11। सोडियम के परमाणु संख्या 11 है। बात करें मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के संकेत होता है Mg और इसके परमाणु संख्या की बात करें तो वह होता है 12। मरकरी के संकेत होता है Hg। मरकरी को हम लोग पारा भी बोलते हैं और इसका परमाणु संख्या हो गया 80। जब भी आप परमाणु संख्या लिखेंगे तो परमाणु संख्या नीचे की ओर लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे टंगस्टन है तो इस टंगस्टन के संकेत हो गया W और टंगस्टन के जो परमाणु संख्या है वो होता है 74। तो हम यहाँ पर 74 लिखे हैं, ये परमाणु संख्या हो गया। और इसका भार जब लिखना होगा तो भार हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम के देखिए Mg है, परमाणु संख्या 12 हो गया। सोडियम के परमाणु संख्या 11 है और संकेत Na है। मरकरी के Hg, इसका परमाणु संख्या 80 हो गया। टंगस्टन के संकेत W है और इसका परमाणु संख्या 74 है। इसके साथ साथ आप ये भी पढ़े होंगे कि जो बल्ब होता है, अब तो यह बल्ब नहीं, पहले जो बल्ब होता था अब देखें कांच वाला, वो कांच वाला बल्ब जो 100 वाट के बल्ब कहा जाता था, उस बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। तो आपसे पूछे कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन नामक धातु के। क्योंकि ये जो टंगस्टन है यह ऐसा धातु है जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को सहने की क्षमता रखता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी सहने की क्षमता है, इसी वजह से इसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, करा कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट इसमें से एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम की बात करें तो इसका संकेत होता है Al और परमाणु संख्या होगा 13। मैग्नीशियम के 12 होता है, बताए थे Mg 12। सोडियम के बताए Na। बात करें बेरियम के, तो बेरियम को होता है 56। बेरियम के होता है Ba, इसका संकेत है और इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 56। ये भी बात ध्यान रखेंगे। और जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सोडियम की बात करें तो सोडियम से एक प्रश्न पूछता है कि बताइए चिली सॉल्टपीटर, ये बहुत बार पूछा गया है। चिली सॉल्टपीटर, ये चिली सॉल्टपीटर है, यह किसका अयस्क है? तो चिली सॉल्टपीटर सोडियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें से करें किस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सोना।
सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता भी है तो बहुत लंबे समय के बाद पड़ता है। अब देखते हैं कि बहुत सारे महिला या पुरुष जो सोने के जेवर पहने रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक वो काला नहीं होता है, जबकि आप अन्य धातु के जो जेवर देखते हैं जैसे कि तांबा हो गया या लोहा के कोई भी आप कुछ भी पहने हुए हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपको फर्क देखने को मिलेगा, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सोना वायु के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सब करता है। बात करें सोना के तो सोना की परमाणु संख्या होगा 79 और इसका संकेत की बात करें तो संकेत होता है AU। आपको सभी तत्वों के परमाणु संख्या और परमाणु संकेत जो संकेत है ये नाम याद होना ही चाहिए। आप सभी नहीं याद रख सकते हैं तो जो 118 तत्व है उसमें से शुरू के 30-40 याद रखिए और उसके अलावा 118 तक में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी आप याद रखिए, क्योंकि उसके बाद ही आप बहुत सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं और ये हमेशा काम आते ही रहता है। सोडियम को बताया था 11 होता है, लोहा के संकेत होता है Fe, लोहा के संकेत है Fe और इसकी परमाणु संख्या है 26। बात करें तांबा के तो तांबा के हो गया Cu और इसका परमाणु संख्या होगा 29। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 29। तो ये सब बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो लोहा है इस लोहा के 4 अयस्क है। अभी आप जो पढ़े हैं अयस्क के बारे में, जैसे बॉक्साइट पढ़े कि बॉक्साइट किसका अयस्क है तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, उसी प्रकार से लोहा के 4 अयस्क होता है, 4 प्रकार होता है। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमाटाइट, एक होता है लिमोनाइट, एक होता है सीडेराइट। आप सिर्फ याद रख लेंगे, आगे चर्चा होगा तो कर देंगे। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो समुद्री जल में NaCl पाया जाता है। NaCl यह समुद्री जल में पाया जाता है। यहाँ पर दिया है BaSO4। BaSO4 इसका मतलब है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। यहाँ पर दिया है LiCl लिथियम क्लोराइड, इसका हो जाएगा लिथियम क्लोराइड। और यहाँ पर दिया Na3PO4, Na3PO4 ये हो जाएगा सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट हो जाएगा। और ये NaCl ये एक साधारण लवण के एग्जाम्पल है। इससे पिछले हम बता चुके हैं साधारण लवण क्या होता है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण बता दिए। तो NaCl क्या होगा, समुद्री लवण होगा और यह साधारण लवण के जैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। दिया है कैल्शियम, सोडियम, तांबा, पोटेशियम। अब यह सवाल आपको तब बनेगा जब आपको क्रियाशीलता याद होगा। क्रियाशीलता श्रेणी आपको हम दिखाए थे, उस क्रियाशीलता श्रेणी में जो भी तत्व ऊपर होगा वह नीचे वाले तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये जो लोहा है, अब ये लोहा इसे हम बोलते हैं Fe और इसका परमाणु संख्या 26। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह सक्रियता श्रेणी में आपको हम बताए थे कि सबसे ऊपर सक्रियता श्रेणी में आप पढ़े होंगे कि सबसे ऊपर होता है पोटेशियम के, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर हो जाएगा जिंक के बाद आता है Fe लोहा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर रहेगा वह ज़्यादा सक्रिय होगा, वो ज़्यादा किसी से के साथ रिएक्शन करेगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे उतना ही वह कम सक्रिय होगा। आपको हम बुक में दिखा दे रहे हैं, उस बुक के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिया है ये सेकेंड चैप्टर में इस हम डिटेल से ये सब बात की चर्चा किए भी है। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं। यहाँ पर ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सक्रियता श्रेणी
बढ़ते जाता है। यानी पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय है। पोटेशियम से कम सक्रिय कैल्शियम होगा, कैल्शियम से कम सक्रिय Na सोडियम होगा, इससे कम सक्रिय मैग्नीशियम होगा, और सबसे कम सक्रिय यह है Au यानी कि सोना। सोना जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि पोटेशियम बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वह तत्व बहुत ही धीमे धीमे अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो आपको देखना होगा क्या कि लोहा से ज़्यादा सक्रिय कौन है। जो लोहा से ज़्यादा सक्रिय होगा वही क्या करेगा, उसे विस्थापित करेगा। तो लोहा से आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके साथ साथ आप देखेंगे नीचे तांबा मिलेगा आपको और पोटेशियम। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इस सारणी के साथ साथ आपको एक और सारणी दिखा रहे जिससे आपको समझने में और आसानी होगा। इस सारणी में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर बेरिलियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट, निकेल, ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया है कि जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। यानी ये जो जितना तत्व दिया है K से लेके Na यहाँ तक जितने भी तत्व है ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करता है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो जल के साथ अभिक्रिया करता तो है लेकिन बहुत धीमे धीमे अभिक्रिया करता है। अगर मैग्नीशियम को रखेंगे पानी में तो धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, लेकिन उसी में सोडियम को रखेंगे तो विस्फोट हो जाता है। जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा ये विस्फोट कर जाएगा। अभिक्रिया ये भी करेगा एल्युमिनियम, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे करेगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कर रहा है कि अम्लों के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप यह हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है। तो ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और साथ में यह हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पर आपको लोहा की करा कि लोहा को विस्थापित कौन करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर लोहा कहाँ पर है। लोहा देखिए यहाँ पर यह रहा लोहा, ये रहा लोहा Fe। अब लोहा के ऊपर में कौन है, लोहा के ऊपर में देखिए कैल्शियम। लोहा के ऊपर में इसमें से देखेंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा, फिर आपको देखिए सोडियम भी मिलेगा, फिर आपको पोटेशियम भी मिलेगा। ये क्या है, तीनों ऊपर में है। यानी ये लोहा से ज़्यादा सक्रिय, लोहा से ज़्यादा सक्रिय है। लेकिन इसी में आप लोहा के नीचे देखेंगे तो इस चारों ऑप्शन में से जो ये चारों ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, तांबा, पोटेशियम, इसमें से आप लोहा के नीचे देखेंगे तो लोहा के नीचे आपको कॉपर मिलेगा यानी कि तांबा मिलेगा। तो ये जो है ये लोहा से कम सक्रिय है। तो जब भी लोहा और ये रहेगा तो लोहा इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित मतलब हटा देगा। कॉपर अगर किसी के साथ होगा, अगर कोई भी पदार्थ कॉपर के साथ होगा लेकिन उसी में अगर लोहा आ जाएगा तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। लोहा कॉपर को हटा देगा और उस तत्व के साथ ये लोहा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाकी जितने भी तत्व है वह लोहा से ज़्यादा सक्रिय, ये सब लोहा से ज़्यादा सक्रिय है। लेकिन तांबा एक ऐसा तत्व है इस ऑप्शन के अनुसार जिसकी सक्रियता श्रेणी लोहा से बहुत कम है। अतः जब लोहा आएगा तो इस तांबा को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, तांबा। तांबा के अगर बात करें संकेत के तो इसका संकेत हो जाएगा CO और इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 29। परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। अब है नेक्स्ट 6वां नंबर प्रश्न, करें कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। कौन सी धातु की बात कर रहा है कि धातु है लेकिन वह द्रव के रूप में पाया जाता है। तो द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु मरकरी है, इसे हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट BBI यहाँ से प्रश्न पूछते रहता है। साथ ही साथ आपको एक और बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये धातु होते हुए भी द्रव रूप में, लेकिन एक अधातु है जिससे का नाम है ब्रोमीन। और ये ब्रोमीन अधातु है, लेकिन अधातु यह है लेकिन यह द्रव अवस्था में रहता है। तो आप याद रखेंगे कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव के रूप में रहता है। यहाँ पर लिथियम, इसका संकेत देखिए Li, लिथियम, परमाणु संख्या 3 होगा। लेड मतलब कि शीशा हो गया, लेड को Pb से संकेतित करते हैं।
और इसका परमाणु संख्या 82 हो गया। लेड के हो गया 82, इसका संकेत है Pb। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर होता है Ag और इसका परमाणु संख्या है 47, इसका 47 नंबर हो गया। मरकरी की बात करें तो मरकरी के परमाणु संख्या हो गया 80। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें सुचालक पूछ रहा है। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक उसे कहते हैं जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं पेंसिल, इस पेंसिल में ग्रेफाइट है। ये जो देख रहे हैं काला वाला, ये ग्रेफाइट है। तो यहाँ के ऊपर कवर कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि लकड़ी का कवर है। लकड़ी का कवर होने से क्या होगा कि यहाँ पर से हम हाथ पर रखे हुए और बिजली गलती से यहाँ पर टच भी हो रहा है तो इससे करंट इस पर नहीं लगेगा, हाथ पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेफाइट को ही पकड़ कर रखेंगे और ऊपर से लकड़ी को हटा देंगे तो बिजली का क्या करेगा, यह एक दूसरा जगह पर ट्रांसफ़र करेगा और करंट लगने की संभावना रहेगी। लेकिन यहीं पर अगर हम सिर्फ लकड़ी रखें तो विद्युत को यहाँ से यहाँ नहीं ले जा सकता, वो रोक के रखेगा। तो जो बिजली को एक जगह से दूसरे जगह चालन करता है उसे बोलते हैं सुचालक पदार्थ। और जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने देता है उसे हम बोलते हैं कुचालक पदार्थ, कुचालक। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सुचालक है? तो ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन अधातु होने के साथ साथ यह विद्युत के सुचालक भी है। जनरली क्या होता है, जो अधातु होते हैं वो अधातु विद्युत के कुचालक होते, याद रखेंगे, जो अधातु होता है वह विद्युत के कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ये ग्रेफाइट, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ग्रेफाइट कहाँ कहाँ मिलता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसमें करंट आसपास आसानी से इससे होकर करंट जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा ग्रेफाइट। बाकी सबसे बिजली नहीं गमन करेगी, इसे बिजली को रोक के रखेगा। नेक्स्ट है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातुएं। क्रियाशीलता श्रेणी जो आपको दिखा है उसमें करेक्ट हाइड्रोजन के नीचे वाला धातु क्या है? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है। सही बात है। ऐसा क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाला जो धातु है, तो हाइड्रोजन से नीचे वाला जो धातु है उसमें से आपको एक मिलेगा कॉपर, कॉपर मिलेगा। कॉपर के साथ साथ आपको Hg यानी कि मरकरी भी मिलता है, मरकरी मिलता है। फिर आपको Ag चांदी मिलता है, फिर Au सोना मिलता है। ये हाइड्रोजन के नीचे 4 आपको मिलेगा तत्व, जिसमें से ऐसा कॉपर, कॉपर के बाद आता है मरकरी, Hg, फिर Ag आएगा चांदी, फिर आता है सोना। ये सब बहुत ही कम सक्रिय होता है, मतलब ये जो जितना देख रहा है ये जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता, ये बहुत धीमे धीमे अभिक्रिया करता है। तो कह रहा है कि इसमें से क्या क्या है, तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो जितने भी तत्व देख रहे हैं ये अम्लों के साथ अभिक्रिया न के बराबर करती है। फिर कह रहा है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये भी गलत बात है। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, ये अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती है। ये सब बहुत ही लंबे समय के बाद थोड़ा बहुत अभिक्रिया करती है, ना के बराबर। ये बहुत ही कम सक्रिय तत्व है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो देखते हैं वो जल्दी से रिएक्शन करता है। तो ये जो तीनों कथन दिया है ये तीनों कथन गलत होगा, इसलिए इसका आंसर होगा घ, इनमें से कोई नहीं। ये जितने भी हाइड्रोजन के नीचे वाला तत्व है यह अभिक्रिया बहुत ही रेयर केस में करता है, अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावा बाकी किसी में नहीं घुलता है? एल्युमिनियम घुल जाता है, लोहा घुल जाता है, सोना, ये जो सोना है और ये अम्ल राज्य में ही सिर्फ घुलेगा। सोना सिर्फ अम्ल राज्य में घुलेगा, बाकी किसी भी अम्ल में ये नहीं घुलेगा। कॉपर भी घुल जाता है लेकिन सोना नहीं घुलेगा। यहाँ पर एक शब्द है अम्ल राज्य। अम्ल राज्य का मतलब क्या है? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। एक तत्व होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3
ये दोनों आपस में मिलता है लेकिन निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और HNO3 के 1 भाग जब आपस में मिलता है तो वह अम्लराज बनाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था कि अम्लराज बनाने में किसका प्रयोग करते हैं और इसका अनुपात कितना होता है। तो जो अम्लराज है वह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण है। इसमें HCl के 3 भाग और HNO3 के 1 भाग मिल करके अम्लराज बनता है। तो इसका अनुपात जब पूछेगा तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। लेकिन कभी कभी आपको चेंज कर देगा, उसमें पहले दे देगा HNO3 और बाद में देगा HCl और फिर पूछ लेगा कि दोनों का अनुपात कितना होता है। तो जब HCl और HNO3 का अनुपात पूछे तब होगा 3:1। लेकिन कभी कभी बदल देगा तो आप अनुपात को ही बदल दीजिएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 1:3, यानी कि HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन बदलेगा तो अनुपात भी आप बदल दीजिएगा। अब ये जो बन गया ये इसको बोलेंगे हम अम्लराज। और अम्लराज में सोना प्लेटिनम सभी कोई क्या होता है, घुल जाता है। सोना भी इसमें पिघल जाता है, जबकि बाकी किसी भी अम्ल में सोना नहीं पिघलेगा। इसकी इतनी क्षमता हो जाती है कि सोना को भी पिघला देता है। तो सोना का जब सफाई होता है तो इसी का अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचने के लिए उस पर जिंक के परत चढ़ाना चाहिए। जिंक के यानी कि जस्ता का परत चढ़ाना चाहिए। जिंक के परत को हम लोग बोलते हैं जस्तीकरण विधि। जस्तीकरण विधि या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेलाइजेशन। और ये जो रंगाई है पेंट, इसको जब पेंट कर देते हैं तो लकड़ी को सुरक्षित हो जाता है। जब किसी लकड़ी के वस्तु पर पेंट कर देते हैं, रंगाई कर देते हैं, तो अभी कीड़े मकोड़े से सुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं चढ़ाते हैं। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा जस्ता जो है वो टीन से अधिक क्रियाशील होता है। इसका आंसर हो जाएगा जस्ता जो है वो टीन से क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, इसलिए खाने के सामान को यह खराब कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टीन का लेप चढ़ाते हैं, जस्ता का लेप नहीं चढ़ाते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया होगा तो सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हो गया सोडियम Na और यहाँ पर हो गया Cl क्लोरीन। अब सोडियम के परमाणु संख्या 11 है और क्लोरीन के परमाणु संख्या पढ़े होंगे 17 है। याद होना चाहिए, तब जाके आप अभिक्रिया करा सकता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या, जैसे ये सोडियम है तो सोडियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 8 2 10 हो गया, तो तीसरी कक्षा में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया, और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन और ये देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यह हो गया अंतिम कक्षा और ये भी हो गया अंतिम कक्षा। तो सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी तत्व अस्थायी रहने के लिए, किसी भी तत्व को अस्थायी रहने के लिए उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वह अस्थायी न होकर के अस्थायी तत्व है। तो इसमें देखिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अस्थायी है। इसमें 7 है, यानी कि अस्थायी है। अब इसको 8 बनाने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसको 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, अतः इसके पास इतना क्षमता नहीं होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को ले सके। तो करेगा क्या, इस कंडीशन में यह 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, इसकी बाहरी कक्षा ये हो जाएगी
जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दे देगा किसी ऐसे को जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, क्लोरीन के। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 10। पहले कक्षा में 8, दूसरे कक्षा में हो जाएगा, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में हो जाएगा 8। और इसमें क्या होगा, पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा और तीसरे में भी 8 हो जाएगा। तो ये भी अस्थायी हो गया और ये भी अस्थायी होगा। और जब दोनों मिलेगा तो दोनों के मिलने के बाद बन जाएगा NaCl, NaCl, और ये लवण बन जाता है। तो इसमें सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और जो देता है वो धन आयन कहलाता है। जो देगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये धन आयन कहलाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो यह ऋण आयन कहलाता है। तो वही कर रहा है कि सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाएगा। तो हम Na तो लिखेंगे, लेकिन Na के ऊपर क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका मतलब है ये धन आयन है। और Cl क्या होगा, ऋण आयन। माइनस ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ऋण आयन कहलाएगा, और ये दिया है तो ये धन आयन कहलाएगा। ऐसे ये हो गया प्लस का चिन्ह तो धन आयन, ये माइनस का चिन्ह तो ऋण आयन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन खोना है, जो इलेक्ट्रॉन खोएगा उस पर कौन से चार्ज आ जाएगा, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आएगा। अब कह रहा है कि आर्गन जैसा अस्थायी तत्व, तो पहला प्रश्न तो यही से बन रहा है कि आर्गन क्या है, तो आर्गन एक अस्थायी तत्व है, और आर्गन जो है उसके परमाणु संख्या है 18। आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, 18 है, और ये एक अस्थायी तत्व है। आर्गन क्या है, एक अस्थायी तत्व है। अब अस्थायी क्यों है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में देखिएगा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 और 8 10, और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है वो जो तत्व है वो अस्थायी है। अब कह रहा कि इसमें कौन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा कौन, जिसके पास 2 एक्स्ट्रा होगा वो जब दे देगा तो आर्गन जैसा बना लेगा, यानी उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और 18 होने के बाद मतलब वो आर्गन जैसा अस्थायी तत्व बन जाएगा। ऑप्शन दिया है Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या है 12। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो मैग्नीशियम के 12 है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया। और ये इसका जो अंतिम कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो अंतिम कक्षा में 8 तो हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अस्थायी होगा। लेकिन समस्या क्या है, ये आर्गन जैसा नहीं होगा, क्योंकि आर्गन के परमाणु संख्या 18 है। आप इसे फिर यहाँ पर समझिए। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के कितना है परमाणु संख्या, मैग्नीशियम के है 12। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरी में 2 होगा। तो जब 2 दे देगा तो ये 2 खत्म होगा इसमें, तो अंतिम कक्षा में 8 तो होगा, लेकिन ये आर्गन नहीं हुआ, ये तो इसके परमाणु संख्या 10 ही रह जाएगा। हमको 18 तक पहुंचना है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 10 ही तक रह गया। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के परमाणु संख्या है 20। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना है, 20 है। अब इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथा में 2 बच गया। तो 8 2 10, 18 और 2 20। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन देने से ये खत्म हो जाएगा और इसके अंतिम कक्षा ये बच जाएगा। और इस कक्षा में आप भी देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मिलेगा आपको परमाणु संख्या 18, और आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 18 है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम। यह आप 9th में पढ़े होंगे डिटेल से। अगर आपको इसमें असुविधा है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, और बड़ी जल्दी तरीक़ा से आप वर्ग निकालना और उसमें आप आवर्त निकालना सीख जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं अगर ये बात नहीं समझ आए तो। अगला प्रश्न है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वह क्या कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात बोल रहे हैं। तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। ये मान लेते हैं कोई परमाणु है। अब परमाणु है तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है,
और परमाणु के चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और परमाणु, अब यहाँ पर फिर देखिए इसी को ठीक से बना रहे हैं हम। ये कोई परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया और परमाणु के चारों तरफ कक्षा होता है। परमाणु के चारों तरफ कक्षा है, ये पहला कक्षा है और इस पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर एक और कक्षा है जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और आगे भी ऐसे 8 और आगे बढ़ते जाता है। तो जो सबसे अंतिम कक्षा होगा, जैसे मान के चलिए कि ये भी कक्षा है, ये भी कक्षा, बहुत सारा कक्षा है, बहुत सारा कक्षा है परमाणु के। अब इसमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 3 है, जितना भी हो, मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, इसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि परमाणु के अंतिम कक्षा में परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी की संख्या को, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर अब देखिए यहाँ पर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उन सभी को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन और उसके इधर जितना भी होगा उसे हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो जब भी किसी को कोई देगा, जब भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसका सीधा मतलब है वह विद्युत धनात्मक होगा। क्या होगा? विद्युत धनात्मक होगा। तो इलेक्ट्रॉन को देना क्या कहलाएगा? विद्युत धनात्मक। कौन इलेक्ट्रॉन देता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता तो उसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन लेता तो विद्युत ऋणात्मक। अब यहाँ पर ऑप्शन ग में है रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय का मतलब होता है रेडियो एक्टिव तत्व जिसमें से अपने आप ही अल्फा बीटा गामा किरण निकलती रहती है। तो अपने आप ही निकलते रहते हैं, इसमें से ऊर्जा अपने आप निकलेगा। जैसे ये मान के पेंसिल है, इसको हम जलाएंगे तब ऊर्जा निकलेगा, लकड़ी को जलाएंगे तब ऊर्जा निकलेगा। लेकिन इससे क्या होता है? अपने आप ही बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलते रहता है। रेडियो सक्रिय तत्व के नाम भी पूछते रहता है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे यूरेनियम जो है वो रेडियो सक्रिय है। आप लिख लेंगे थोरियम रेडियो सक्रिय है और साथ ही साथ पोलोनियम जो है, पोलोनियम भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इससे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर उपधातु। अब उपधातु के भी आप लोग नाम याद रखेंगे। उपधातु के कुछ नाम याद रखेंगे, जैसे एक है आर्सेनिक। आर्सेनिक उपधातु है। आप पढ़े होंगे बोरोन उपधातु है। एक है सिलिकन, ये भी उपधातु है। ये सब याद रखेंगे, ये सब उपधातु है। आर्सेनिक, बोरोन, सिलिकन सब उपधातु के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो पहले उसे जानिए, उसके बाद ही इस चैप्टर के बहुत बात समझ में आएगा आपको। तो कह रहा है कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। यह क्या होगी? आयनिक होगी कि सहसंयोजक होगी कि उप सहसंयोजक कि अध्रुवीय। अब इसमें आपको इस पर ध्यान देना होगा, 286 पर और 2881 पर। आपको हम पेज के सतह से दिखा रहे हैं। चलिए इसके चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में कर देंगे डिटेल से। इसका आंसर हो जाएगा आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक, अध्रुवीय, इन सब की चर्चा डिटेल से हम लोग कर देंगे। बस आप अभी के लिए इतना समझिए कि आयनिक यौगिक के मतलब क्या हुआ कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्थानांतरित होगा। तो स्थानांतरित होने के बाद दोनों परमाणु के बीच एक बंधन बनता है।
उसी बंधन को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर दिया है 2 8 6, 2 8 6 मतलब 8 2 10 16, 16 कह रहा है। ये जो 16 है ये सल्फर के हो गया, सल्फर हो गया। अब ये कोई परमाणु है, ये भी कोई परमाणु है। इस दोनों परमाणु के बीच में कोई बंधन बना, कोई बंधन बना। बंधन कैसे बना? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से जो बंधन बनता है, जो बंधन बनता है उसी बंधन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन, आयनिक बंध या आयनिक बंधन। और इसी आयनिक बंधन को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन। इसकी चर्चा मुख्य वीडियो में किया जाएगा, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसका चर्चा बाद में किया जाएगा। बस याद रखिए कि दो परमाणुओं के बीच में, ये भी कोई परमाणु है, ये भी कोई परमाणु है, इसका नाभिक हो गया। तो इसे दोनों परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होगा और उस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसी बंधन को हम बोल देते हैं आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? अभी बताया है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का सीधा मतलब है कि दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच एक बंधन होगा। किसके वजह से? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही बंधन बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा KCl, KCl। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप पढ़ते होंगे धातु और धातु में अंतर, तो धातु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में। अब धातु ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तब देखिए हाइड्रोजन अधातु है, कार्बन भी अधातु है, CO2 गैस है, अधातु हो गया। तो सिर्फ K जो है KCl यानी कि यहाँ पर पोटेशियम हो गया, यही क्या धातु है और ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ग्रहण कौन करेगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम ग्रहण करेगा और पोटेशियम क्या करेगा? त्यागेगा। तो इसके त्यागने से जो बंधन बना इन दोनों के बीच, यानी K और Cl के बीच जो बंधन बना, उसी बंधन को हम बोलेंगे आयनिक यौगिक। नेक्स्ट है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा Ag2S, Ag2S। Ag2S का मतलब है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर आप लिख लेंगे यहाँ पर खुद ही, सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड हो गया। यहाँ पर है Ag3N, Ag3N। तो यह हो जाएगा Ag से हो जाएगा सिल्वर और इसे पूरा मिलाएंगे तो हो जाएगा नाइट्राइड, नाइट्राइड हो जाएगा। ये हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड, OH है तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, O है तो ऑक्साइड हो जाएगा, OH है तो यह हो जाएगा हाइड्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट है, A और B परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, अब आयनिक बंधन कब बनता है? अभी बताया है कि आयनिक बंधन तब बनेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन देता है धातु, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? तो ग्रहण करता है अधातु। यानी ये भी कह सकते हैं कि धातु और अधातु जिसमें होगा, धातु अधातु जिसमें होगा, एक धातु है और एक अधातु है, तो इन दोनों के बीच यानी धातु और अधातु के बीच में जो बंधन बनता है उस बंधन को हम बोल देते हैं आयनिक बंधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग में है A धातु और B क्या है? अधातु हो। तो जैसे एक धातु एक अधातु होगा उन दोनों के बीच में आयनिक बंधन बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल कह रहा है किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा A मिश्र धातु के। पीतल जो है वह मिश्र धातु है, और इसका एक सूत्र आप, इसका एक फार्मूला आप खूब पढ़े होंगे, पिताजी। आप पिताजी के नाम से याद रख सकते हैं। पी से हो गया पीतल और बना किससे? तो तांबा और जिंक से बना, ता से तांबा, जी से जिंक। ये बहुत पॉपुलर सूत्र है, इसे याद रखेंगे। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो ता से तांबा, जी से जिंक। मिश्र धातु के आपको पूरा ट्रिक
एक वीडियो में दिया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। आपको 10-12 मिश्र धातुओं के नाम अगर याद रख रहे हैं तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल तरीका से क्वेश्चन बन जाएगा, सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति का। रिक्त स्थानों की पूर्ति के पहला में है प्रकृति में क्रियाशील धातुएं डैश में नहीं पाई जाती है। तो जो क्रियाशील धातु होती है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में कौन मिलता है? तो मुक्त अवस्था में सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि सोना हो गया, साथ ही साथ प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम ये सभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यह रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है डैश अयस्कों के सांद्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विधि प्रयुक्त होती है। अब डैश अयस्कों के, तो जिसमें चुंबक की मात्रा होगा, चुंबकीय की मात्रा होगा, जिस अयस्क में चुंबक की मात्रा होगा उसी को सांद्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विधि का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय अयस्कों के सांद्रण के लिए, जिस चुंबकीय अयस्कों के सांद्रण के लिए हम विद्युत चुंबकीय विधि का यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो इसमें जो अयस्क होगा, जिस अयस्क, उस अयस्क से जो भी लोहे वाले जो कण होगा वो चुंबक के द्वारा क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। और ये सांद्रण के मतलब होगा घना। सांद्रण का मतलब क्या होगा? घना। जिसमें अगर कोई हम 2 गिलास रखे हैं, इस गिलास में बहुत ज़्यादा पानी है, इस पानी में हम क्या किए? ग्लूकोज डाल दिए, तो अब ग्लूकोज का भी सांद्रण क्या होगा? बढ़ गया। एक में क्या किए? एक गिलास पानी है, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज रखे, इसमें ग्लूकोज का सांद्रण कम है, इसमें ग्लूकोज का सांद्रण क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डैश विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। चांदी जो धातु है यह विद्युत का बहुत बड़ा क्या है? सुचालक है। यह सबसे अच्छा चालक हम लोग चांदी को बोलते हैं। अगर चांदी न दे तो इससे क्या दे देगा आपको अलग एक्स्ट्रा नाम में, इंग्लिश में सिल्वर। देखिए सोना भी चालन करता है, लेकिन सबसे अच्छा पूछे जो चांदी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे ये जी। नेक्स्ट है धातुओं में डैश विद्युत का सबसे मंद चालक होता है। तो धातुओं में सबसे, देखिए धातु विद्युत का संचालन करता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसका नाम सीसा है, वह चालन तो करता है लेकिन बहुत ही मंद गति से। तो यहाँ पर हो जाएगा सीसा, और नहीं तो आप लिख सकते हैं लेड। लेड क्या होगा? बहुत ही मंद गति से चालन करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अयस्कों में उपस्थित अवद्रव्य को डैश कहते हैं। तो अयस्कों में जो उपस्थित अवद्रव्य है उसे हम लोग गैंग कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? गैंग कहेंगे। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप मोस्ट वीवीआई लगा करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण क्या कहलाता है? धातु और कोई मरकरी मिल जाए, जब मरकरी किसी भी धातु के साथ मिलेगा ना, मरकरी किसी भी धातु के साथ मिलेगा तो दोनों के मिलने से जो मिश्रण बनेगा वह मिश्रण अमलगम कहलाएगा। अमलगम, इस बात को ध्यान रखिएगा। मरकरी किसी भी धातु के साथ मिलकर मिश्रण बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अमलगम बनाएंगे, अमलगम कहेंगे। नेक्स्ट है लोहे का जर्सीकरण कर देने से उसका डैश नहीं होता है। जब लोहे का जर्सीकरण कर देंगे तो सिंपल बात है कि लोहा बचे रहेगा, वो नमी से बचे रहेगा और उसमें जंग की प्रक्रिया नहीं लगेगी। तो जंग लगने को हम बोलते हैं संक्षारण। तो इसको क्या कहेगा? संक्षारण नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। इसमें जिंक के परत चिपका देते हैं, और जिंक के परत चिपकाने से पहले जिंक को विनाश किया जाएगा, उसके बाद लोहा का कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं इसका संक्षारण क्या होगा? बचे रहेगा। तो लोहे का जर्सीकरण कर देते हैं तो उसका क्या नहीं होता? संक्षारण नहीं होता, यानी कि जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है सोडियम एवं पोटेशियम डैश धातु है। सोडियम एवं पोटेशियम करा कि कैसा धातु है? तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है
जो क्षार की प्रवृत्ति रखता है। कैसा रखता है जी? क्षार की प्रवृत्ति रखता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम एवं पोटेशियम किस प्रकार रहेगा? क्षार प्रवृत्ति के धातु है। अब क्षार प्रवृत्ति क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति के धातु कौन कौन है, ये आपको डिटेल से पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। बस याद रखिए ये क्षार प्रवृत्ति के है, अम्ल क्षार में इसका डिटेल से चर्चा कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट है ZnCO3 प्लस ZnCO3 और यह मिल के करा कि ZnO प्लस CO2 ये बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो ZnCO3 यह मिलेगा तो इसके कैसा प्रक्रिया देगा? तो यहाँ देखिए ये जो जिंक है, आप ध्यान देंगे कि जिंक जो है यह जिंक जुड़ गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यह बाहर निकल रहा है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा निस्तापन। एक होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन। एक होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन। निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन जो होता है उसे क्या होता है कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं अयस्क को, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। किस में होता है? तो वायु के क्या होता है? अनुपस्थिति में। जबकि भर्जन में क्या होता है? अयस्क को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में। उसके अलावा जो ऑक्साइड होता है, आप पढ़ेंगे ऑक्साइड, तो यह क्या होता है? जो निस्तापन होता है वो ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग होता है। तो ZnO, ये देखिए ZnO है, यह जिंक ऑक्साइड है। तो निस्तापन क्या होता है? यह अयस्क के ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड, इसका मतलब है यह क्या होगा? निस्तापन होगा। जबकि जो भर्जन होता है वह सल्फाइड अयस्कों के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आंसर निस्तापन हो जाएगा। नेक्स्ट है Z2ZnS प्लस 3O2, फिर करेगा 2ZNO प्लस 2SO2। यह अभिक्रिया क्या होगी? यहाँ पर Zn S के साथ है और यहाँ पर Zn किसके साथ मिल गया? O के साथ मिल गया, O के साथ। और फिर जो S है वह SO2 के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो ये जो अभिक्रिया कर लिया SO2 बना लिया। अब ये करा कि Z2ZNO। तभी हम बताया है कि निस्तापन के साथ साथ जो भर्जन होता है वो भर्जन वायु की क्या होता है? उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में है। और साथ ही साथ आप पढ़े हैं कि जो सल्फाइड अयस्क होता है वो सल्फाइड अयस्क भर्जन के द्वारा होता है। तो भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वायु की उपस्थिति में है, इसलिए हो जाएगा ये भर्जन। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैस डैश होती है। जो उत्कृष्ट गैस होती है वह उत्कृष्ट गैस अब अक्रिय होगा। उत्कृष्ट गैस क्या होगा? अक्रिय होगा। अक्रिय के मतलब यह किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। उत्कृष्ट गैस अक्रिय होता मतलब यह किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो 18 नंबर का तत्व मिलेगा, जैसे कि हीलियम मिलेगा, नियॉन मिलेगा, आपको आर्गन मिलेगा, क्रिप्टॉन मिलेगा, जेनॉन मिलेगा। ये सब आप जो देख रहे हैं ये सभी अक्रिय तत्व है। यानी इस सभी के बाहरी कक्षा में, हीलियम के बाहरी कक्षा में मिलेगा 2, चूँकि 2 ही है, बाकी सब के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी वह वह क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा, वह किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो जो उत्कृष्ट गैस है वह क्या होगा? अक्रिय होता है, यानी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना यौगिक क्या कहलाता है? तो एक क्या कर रहा है कि इसमें परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होगा। ये हम डिटेल से बताए हैं आपको कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन जब स्थापित होता है तो हम उसे वैद्युत संयोजक बोलते हैं या आयनिक बंधन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन हो जाएगा। इसमें एक धातु रहता है और एक क्या रहेगा? अधातु रहेगा। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, कह कि वैद्युत संयोजक यौगिक जल में प्रायः डैश किंतु कार्बनिक विलायकों में डैश होते हैं। तो जो वैद्युत संयोजक यौगिक होता है वह जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलय होगा, अविलय होगा। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों को साझा होने पर, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझा होने पर डैश बनता है। तो दो इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो उसे बोलेंगे द्विबंधन या द्विबंध बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन के देखिएगा तो ऑक्सीजन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो पहली में 2, दूसरा में 6। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये द्विबंधन बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, द्विबंधन बनाता है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, CO2 एक डैश यौगिक है। CO2 एक डैश यौगिक है। CO2 एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट है, क्लोरीन की संयोजकता एक होती है। क्लोरीन की संयोजकता एक होती है क्योंकि क्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके निकटस्थ उत्कृष्ट गैस आर्गन से क्या होगी, कम होती है। अब समझिएगा, क्लोरीन के आप पढ़े होंगे कि परमाणु संख्या है 17। अब कह रहा है क्लोरीन की संयोजकता एक है। संयोजकता कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि 2 हो गया पहले कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 हो गया, तीसरी कक्षा में 7 हो गया, 8 2 10 7 17। अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यह अस्थायी हो जाएगा। तो इसको एक ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, संयोजकता क्या होगा, एक होगा। संयोजकता क्या होगा, एक होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा लेकिन संयोजकता एक है क्योंकि एक मिलेगा तो ये अस्थायी हो जाएगा। कह रहा है क्योंकि क्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके निकटस्थ उत्कृष्ट गैस आर्गन से क्या होगी, एक कम होगी। यहाँ पर आर्गन हो जाएगा एक कम। जैसे आर्गन को देखिएगा तो परमाणु संख्या 18 है और इसके आप देखेंगे आर्गन के तो इसका हो जाएगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 8, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अस्थायी है। तो क्लोरीन के अगर एक मिल जाएगा तो ये भी क्या होगा, आर्गन ऐसा बन जाएगा और आर्गन ऐसा बनने के लिए कितना कम है, तो इसका एक कम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक कम होती है, एक क्या होगा, कम होती है। अब सही गलत का चयन करना है। चूँकि वीडियो 50 मिनट से ज़्यादा हो चुका है तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सबको निपटा दे, और नहीं हो सके तो अति लघुत्तरीय प्रश्न को किसी और वीडियो में देख लेंगे। जल्दी अगर होगा तो अति लघुत्तरीय को भी देख लेंगे, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, किसी अन्य वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। सही गलत में पहला करा है, धातुएं चमकीली तथा तन्य होती है। बिल्कुल सही बात है, धातुएं चमकीली होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है। तन्य एक मतलब तनाने वाला, तन्य का मतलब होता है तनाने वाला। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जो आघात सह है, आघात है, जैसे कि चांदी को, लोहा को, कॉपर को मार दिएगा आप हथौड़ा से तो वह जल्दी टूटेगा नहीं बल्कि वो तनाएगा, तो वो तार उसको बनाएंगे, वो पत्थर बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, इसलिए बोलते हैं तन्य। और ये चमकीला होता है, सोना चांदी को देखते हुए जाएगा ये बहुत चमकीला होता है, तो ये हो जाएगा सही। धात्विक विद्युत की कुचालक होती है। देखिए धात्विक विद्युत के और उष्मा के दोनों के सुचालक होती है, इसलिए गलत होगा। धातु क्या होगा, विद्युत के और उष्मा के सुचालक। यानी मान लेते हैं कि यह अगर मेरे हाथ में यह धातु है, मान चलिए लोहा के रॉड है, तो यहाँ पर हम आग देंगे, यहाँ पर हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे यह गर्म होते होते यहाँ तक गर्मी पहुँच जाएगा। तो उष्मा को क्या किया, चालन किया, उष्मा के क्या किया, चालन किया। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम करंट देंगे तो करंट यहाँ पर देंगे तो करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर चला आएगा, तो करंट का भी क्या किया, चालन किया। तो जो चालन करता है उसे बोलते हैं सुचालक, और जो नहीं करता है उसे बोलते हैं कुचालक। तो धातु चालन करता है, इसलिए यह बात गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधातुएं प्रायः ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है। अधातुएं प्रायः ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, ब्रोमीन एक गैस है। देखिए ब्रोमीन एक द्रव है, ब्रोमीन क्या, एक द्रव है, और यह एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में है। नेक्स्ट है,
कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कार्बन क्या है? अधातु है और बहुत सारे अपर रूप इसका मिलता है। जैसे आप पढ़े होंगे आप ग्रेफाइट पढ़े, जैसे ग्रेफाइट हो गया, जैसे हीरा हो गया, ये कार्बन के ही क्या है? अपर रूप है। नेक्स्ट है सोडियम धातु कठोर होती है। ये गलत है। सोडियम धातु बहुत मुलायम होता है, इतना मुलायम किसी चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय नहीं होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातुओं ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। यह चर्चा हम लोग किए थे सेकेंड चैप्टर में। नेक्स्ट करा है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है। बिल्कुल सही बात है। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। अधातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होगा। नेक्स्ट है कुछ धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा। नेक्स्ट है प्लेटिनम का घनत्व निम्न होता है। नहीं, यह गलत होगा। प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जिसका घनत्व बहुत होता है। यह बहुत ही कठोर होता है और घनत्व इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन में धातुई चमक होती है, अतः आयोडीन एक धातु है। देखिए आयोडीन में चमक तो होता है, ये अधातु है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन अधातु होने के साथ ही यह चमकता भी। याद रखिएगा, एक ऐसा अधातु है जो चमकता है। अधातु चमकता नहीं है, ये अपवाद है। अधातु चमकता है, लेकिन यह सिर्फ चमकने की वजह से धातु नहीं होगा, तो ये एक अधातु होगा। याद रखिए आयोडीन एक अधातु है, लेकिन अलग बात है, ये अपवाद है कि अधातु होने के साथ भी यह चमकता है। तो यह स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट है सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखिए सभी क्या होगा? जो सभी करा कि अयस्क खनिज होता है, यह सही बात है। सभी जो अयस्क है खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। अयस्क क्या होता है? जैसे हम मान के ज़मीन के नीचे से ये बहुत बड़ा मिट्टी निकाले या बहुत बड़ा चट्टान निकाले, तो ये पूरे के पूरे खनिज बोलेंगे। लेकिन इसमें से थोड़ा बहुत सोना के कण है, चांदी के कण है, तो वो सब निकालेंगे तो ये महंगा है। यही चांदी के कण महंगा है। तो खनिज में से जो बहुमूल्य पदार्थ है, जो बहुमूल्य तत्व है, उसे हम छांट लेते हैं तो वह कहलाता है अयस्क। तो ये पूरा तो खनिज है, लेकिन इसमें से बहुमूल्य जो कण है उसकी मात्रा कम है, तो बहुमूल्य तो जो बहुमूल्य पदार्थ है उसकी मात्रा जो कम है वो अयस्क कहलाएगा। तो सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होगा, लेकिन जो भी अयस्क है वो सभी क्या होगा? खनिज कहलाएगा। जैसे ही होगा। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड होने के कारण अम्लीय होता है। ऐसा नहीं, ये गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड होने की वजह से अम्लीय नहीं होता है। नेक्स्ट है पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। बिल्कुल सही है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो धातु है लेकिन ठोस नहीं है। यह कैसा है? द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड एक सहसंयोजक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड सहसंयोजक यौगिक नहीं होता है, यह गलत है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वह विद्युत का चालन करता है, और ये सही है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक उच्च होते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। 17 नंबर जो प्रश्न है ध्यान रखेंगे। जितने भी आयनिक यौगिक होता है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये सही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। यह द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के दोनों परमाणु आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यह गलत है। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के दोनों अणु आयनिक बंधन जुड़े होते हैं, यह गलत बात है। नेक्स्ट है प्रायः सभी तत्वों के परमाणु अष्टक नियम का पालन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह सही बात है। जितने भी तत्व है वो सभी चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो अस्थायी हो जाएगा। तो सभी अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी सभी चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यह गलत बात है। ये विद्युत के ये कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की छड़ डुबोने पर उसकी बाहरी सतह पर तांबा एकत्रित हो जाता है।
ये बिल्कुल सही है, ये सही होगा। बारिश तब पर तांबा इकट्ठा होगा, कैसे होगा ये किसान वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट है 24 कैरेट सोना आभूषण बनाने के काम में आता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, बहुत मुलायम। अब ज़्यादा मुलायम होने की वजह से वो ठोस आकृति का रूप लेगा नहीं, मतलब वो तो ठोस तो है लेकिन वह कठोर नहीं हो पाएगा। जबकि आभूषण क्या होता है, फिक्स होता है, तो जैसे हम इसको बनाएंगे वो इतना मुलायम है कि जल्दी मुड़ जाएगा। इसलिए हम लोग आभूषण बनाते समय सोना में कुछ मिक्स कर देते हैं, चांदी कॉपर मिक्स कर देते हैं, जिससे वह ठोस और मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, क्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देख, क्रियाशील नहीं मिलता, यह गलत है। क्रियाशील धातु मुक्त में नहीं मिलेगा। जो अक्रिय होता है, जो तत्व अक्रिय होता है, सॉरी हाँ, जो आप ऐसे नहीं, अक्रिय नहीं, जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होता है, जिसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होता है, वही मुक्त अवस्था में मिलता है। जैसे कि सोना बहुत ही कम क्रिया करता है, बहुत ही कम, इसलिए यह क्या है, मुक्त अवस्था में मिलता है। जबकि जो क्रियाशील धातु है वो किसी न किसी के साथ मिलता है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है।